स्थिति सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए जो जो टॉपिक जरूरी है वो सारा हम बता देते हैं। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, तो ये क्या है, वह सदिश होगा, यह एक प्रकार का सदिश है, वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान ली जाए कि यहाँ पे हम एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष लिए हैं, और इस पूरे एक्स वाई प्लेन में जो है तल में एक पॉइंट है, मान लेते हैं P। तो इस पॉइंट पर अगर कोई भी चार्ज है, उस चार्ज की स्थिति को दर्शाना है हमको, इस पॉइंट की स्थिति को दर्शाना है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ है मूल बिंदु। तो यहाँ पर क्या है ना, वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। तो कहाँ से दर्शाता है, तो यहाँ बिंदु की स्थिति को यहाँ दिखा देंगे, किससे दर्शाते हैं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दर्शाता है। वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से दर्शाता है। मूल बिंदु मतलब यहाँ ओरिजिन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ये मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से इस पॉइंट की स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग ये खींचे हैं, दिखाने के लिए। और स्थिति सदिश को याद रखना है कि हम लोग r से सूचित करते हैं और वो वेक्टर के साथ होता है, तो ये हम लोग वेक्टर दे देंगे, तो r वेक्टर हो जाएगा इसका स्थिति सदिश। और इस सदिश की अगर दिशा दर्शाना हो तो याद रखना है कि आपको एक कैप वाला दिखाना होगा कि r कैप क्या है, इसका डायरेक्शन बताता है, और यहाँ से यहाँ जो है ये स्थिति सदिश का r वेक्टर, इस r वेक्टर का डायरेक्शन हो गया r कैप। ठीक है, ये स्थिति सदिश हो गया। अब स्थिति सदिश के बाद हम लोग इसमें पढ़े थे एक चीज़ और, कि इकाई सदिश पे आएगा। तो इकाई सदिश जो है यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं, इसमें इस बात की भी चर्चा की जाएगी, तो वहाँ पे आपको समझना होगा इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो इकाई सदिश क्या है, तो ये वास्तव में यह क्या है, इकाई परिमाण का सदिश, इकाई परिमाण का सदिश जो वास्तव में क्या करता है, किसी सदिश को दिशा दर्शाता है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो कोई भी इकाई सदिश अगर हम n भी ले सकते हैं, r भी, कुछ भी, तो ये n कैप लेते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि ये जो सिंबल देते हैं वो कैप है, और कैप क्या दर्शाता है, यहाँ पर इकाई सदिश का ये दर्शाता है। ठीक है, अब हम इकाई सदिश को देखिए, इस सदिश के इसमें फॉर्मूला यूज होगा तो आपको जानना जरूरी है। तो कैसे जानेंगे, तो मान लेते हैं कि एक सदिश कौन है, a। तो इस सदिश का जो है ना ये परिमाण है। पहले हम लोग इसको एक बार ऐसा समझ लेते हैं कि सदिश जो होता है, ठीक है, सदिश में दो चीज़ होता है, एक होता है परिमाण और एक होती है इसकी दिशा। तो अगर हम एक सदिश लेते हैं ये, तो इसका परिमाण निकालने के लिए मोड दे देंगे और इसकी दिशा निकालने के लिए कैप दे देंगे। अब हम चूँकि इकाई सदिश का फॉर्मूला चाहिए हमको, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ए कैप ए वेक्टर मोड, और इधर हो जाएगा ए वेक्टर। तो अगर हम इसको लेंगे ए कैप के फॉर्म में, ए कैप, तो एक ए वेक्टर होगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा ए मोड। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई सदिश। तो ये इकाई सदिश का फॉर्मूला हो गया। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश अब बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग इसमें, इस सूत्र का भी उपयोग है। हम जितना चीज़ बता रहे हैं ये सारा चीज़ इस एक्सप्रेशन में आएगा। तो हम बात कर रहे थे स्थिति सदिश क्या है, वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से दर्शाता है, वो कहलाता है क्या, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इकाई सदिश याद रखना है, एक इसका परिमाण एक होता है, ये सदिश की दिशा को दर्शाता है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे कैप के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो कैप इसका इकाई सदिश है, ये कैप ही बताता है कि इकाई सदिश है। और सदिश जो है, सदिश का सूत्र होता है परिमाण गुना दिशा। तो अगर सदिश हम लिखते हैं तो इसका परिमाण मोड में रहता है, और दिशा अभी आपको बताएं कि कैप दे देने से इकाई सदिश दिशा बताएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को इधर रख दिए, इसको इधर, तो इससे ए कैप का फॉर्मूला निकला।
ठीक है, इंक भरते हैं पहले। आगे देखिए, इसमें एक और टॉपिक आएगा, वो आएगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। मैं ये सब टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का ये मानना है कि एक्सप्रेशन हम लोगों को समझ में नहीं आता है, व्यंजक हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो व्यंजक समझने के लिए उसमें जितना भी टॉपिक का उपयोग किया है वो पहले आप समझ लें। वो पहले समझ लेते हैं तो आपको व्यंजक बहुत आसान लगेगा। इसलिए हम सारे टॉपिक को पहले बता देते हैं, इसके बाद आपका व्यंजक बताएंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसका क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग ले लेते हैं क्या, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी अगर हम लेते हैं तो ओ ए बी क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ओ ए का मान हम लोग r1 वेक्टर ले लिए और ओ बी का हम लोग मान लिए r2। तो यहाँ से यहाँ जो है इसका वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, क्या आंसर इसका आता है, ये समझना है आपको, ठीक है। उधर से ले लेते हैं इसको, देखिए समझना इस चीज़ को। क्या बोले हम, r1 r2 और यहाँ पे नाम ले लेते हैं a, यहाँ o, यहाँ a, यहाँ पर b, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लिए हैं इसी जगह समझना है आपको कि ए बी का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या करती है, दो भुजाएं जो है r1 और r2, त्रिभुज की जो r1 और r2 है दो भुजाएं हैं और ये एक और भुजा है। तो ये भुजा जो है तीनों का तीनों त्रिभुज का सदिश रूप में सदिश फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सदिश योग का त्रिभुज निकालेंगे, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम में क्या होगा, तो हम लोग ये रूल है इसका कि जो एक तरफ से जा रहा है, एक डायरेक्शन में है, कौन कौन एक डायरेक्शन में, ओ ए और ए बी, इन दोनों को जोड़ करके वो ओ बी के बराबर होगा। यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि ओ ए और उधर से ले लेंगे ए बी। क्यों ऐसा लिए, एक साइड लिए, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए यहाँ अपोजिट है, दोनों का तीर एक जगह आ रहा है, तो वहाँ ए बी अब बराबर वहाँ ले लेंगे हम लोग ओ बी। और हम लोगों को निकालना क्या है, ए बी, तो इस जगह हम लोग ले लेंगे ए बी बराबर, तो यहाँ होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ ए बी का फॉर्मूला जब भी निकालना होगा तो आप सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बनता कैसे है ये एक्सप्रेशन। समझिए, मान लेंगे सबसे पहले, माना Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 है। दो, सबसे पहले हम लोग इसको x अक्ष y अक्ष ले लेते हैं, यहाँ ओरिजिन मूल बिंदु हो गया, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं दो बिंदु आवेश। तो बिंदु का नाम यहाँ ले लेंगे, इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का B, और यहाँ से इस बिंदु पर कौन सा आवेश है, Q1, और इस बिंदु पर आवेश है Q2, ठीक है। इस बिंदु पर है Q1 और इस बिंदु पर है Q2, और दोनों, इस बिंदु की स्थिति होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी स्थिति जो है उसको हम लोग R1 से मानेंगे और इसकी स्थिति को मानेंगे R2, और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की स्थिति को मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों का। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इसको ये आवेश जो है Q1 इस पर बल लगाएगा, जो सदिश रूप में हम लोग पढ़े भी थे, और ये आवेश जो Q2 है इस पर बल लगाएगा। तो इस पर जो बल लग रहा है 1 2 पर लग रहा है, तो इसका नाम हम बताए थे F12 होगा। 2 पर 1 लग रहा है तो 2 1 होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब इस बल की जो दिशा होगी
वो होगा R1 से 2 की ओर, तो R12 कैप। और इस साइड जो बल लग रहा है यहाँ, ये जो बल लगेगा वो होगा F12, ठीक है। F12 यहाँ रेड कलर से दिखा देते हैं इस जगह, इस बल का होगा F12 और इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा 2-1, ठीक है। 2-1 क्यों कि 2 से 1 की ओर आ रहा है, ठीक। अब समझिए आगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि दोनों आवेश का परिमाण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोनों आवेशों का परिमाण आपस में बराबर होता है, F12 और 2-1, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, विपरीत होता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें से हम किसी एक भी बल को लेकर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको दिखाना है कि स्थिति सदिश के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग एक बल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं F21 को। तो कैसे लेंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होगा F21, तो 1/4πε0 Q1 Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, AB है, स्क्वायर, ठीक है। और उसका जो डायरेक्शन है, इस बल का दिशा है कौन, R12 कैप, ठीक है। तो अगर हम इसका बल 12 लिए हैं तो ये 12 का मान हम लोग यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, इस पूरे सदिश का मान, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले कि अगर हम इस सदिश को इस यहाँ से यहाँ जो सदिश है, इस सदिश को R वेक्टर से सूचित करते हैं, तो इसकी दिशा को R कैप से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जिसमें वेक्टर लगा है उसी को हम लोग, जिसमें कैप लगा कर दिशा दिखा रहे हैं उसी को हम वेक्टर मान सकते हैं पूरा। तो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग मान सकते हैं। यहाँ ले लेंगे क्या कि AB जो है वो क्या है, R12 के बराबर है, और ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम इसी सवाल को फिर ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 वेक्टर का स्क्वायर R12 का कैप। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे इसका काम होगा। अब 1-2 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, R12 मतलब AB का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लगाएंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम में आप लोगों को बताया कि दोनों का डायरेक्शन सेम जो होगा वो दोनों को जोड़ करके जो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में आएगा वो बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि OA और AB ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन OB विपरीत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सदिश योग के त्रिभुज नियम में कि OA प्लस AB बराबर होगा OB, ठीक है। इसमें से हमको वैल्यू किसका निकालना है, AB का, क्योंकि AB का ही वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। तो AB दोनों बराबर है, हम यहाँ लिख चुके हैं। तो AB का वैल्यू निकालना है तो AB को यहाँ हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं AB बराबर OB माइनस OA। फिर हम लोग लिखेंगे AB बराबर, तो OB का मान हो जाता है R2 माइनस R1। तो मोड में है तो आप इसको मोड में ऐसे रख सकते हैं, R2 माइनस R1, या आप ऐसे भी रख सकते हैं R12। देखिए 12 लिखे हैं, यहाँ पर भी 12 लिखे हैं, तो R12 का मान हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। अब R12 का मान हम लोग वहाँ रख सकते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है। फिगर आप लोग समझ गए हैं, Q1 Q2 यहाँ पे बल है जो A बिंदु B बिंदु पर रखा हुआ है। इस पर जो बल लग रहा है F12, ये तो सदिश फॉर्म में पहले भी आप लोगों को बताया गया इससे पहले वाले वीडियो में। अब आगे देखिए, 1-2 निकल गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका ये जो इकाई सदिश है, ये इस इकाई सदिश का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग यहाँ पढ़े हैं फॉर्मूला कि R12 का जो मान होता है वो क्या होता है, पहले हम लोग लिख सकते हैं सूत्र को समझने के लिए कि इकाई सदिश बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग सदिश,
बटे परिमाण, ये पढ़े थे हम लोग। ये सूत्र अभी आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में बता रहे थे। तो इकाई सदिश कौन है यहाँ? R12। इसका सदिश कौन है? R12। और ये R12 सदिश है, याद रखना, ये R12 क्या है? सदिश है। और यहाँ पर जो है इसका परिमाण, इसका अगर हम परिमाण लेते हैं तो R12 का मोड लेंगे, तो R12 कैप। तो इस सदिश का मान क्या है? R12 का मान देखिए आप, R12 का मान है R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, और इसको ब्रैकेट में रखना है, और यहाँ मोड वाले को लिखना है R2 माइनस R1, और यहाँ देना है मोड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट ये माने थे, इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ रख के अब फिर उन सभी का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में लिया गया था क्या? F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, यहाँ था 1 2 का वेक्टर मोड था, और यहाँ था R12 का कैप। इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट लिए थे। तो अब इसमें मान रख देंगे, किसका किसका मान रख रहे हैं? R12 मोड का, वेक्टर का, और R12 कैप का। R12 एवं R12 कैप का मान रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या होगा? F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ है Q1 Q2, R12 का मान, R12 का मान देखिए अंदर वाला रखना है, बिना मोड वाला, इस जगह नीचे रखना है, और ऊपर में आपको उसका मान रखना है। तो R2 यहाँ पे R12 जो है, R12 का मोड वाला मान ये रख देंगे अंदर में, तो R2 माइनस R1 इंटू R12 कैप का मान यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग R2 माइनस R1, और नीचे होगा R2 माइनस R1 और मोड। यहाँ पे क्या नहीं, स्क्वायर छूटा हुआ है मेरा, इस जगह आपका स्क्वायर होगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है? इस जगह देना है स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे F21 मोड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1, 2 और 1, ये हो जाएगा 3, और ऊपर में रहेगा R2 माइनस R1। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, स्थिति सदिश के रूप में हो गया आपका कूलम्ब बल, वो भी दो आवेशों के बीच। तो यहाँ लास्ट लाइन हम लोगों को लिखना है, यह दो आवेशों के बीच कूलम्ब बल है, जो स्थिति सदिशों के पदों में